अस्सलामुअलैकुम। तो वेलकम है आप लोगों का एम रॉक चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान एक ऐसा क्राइसिस पैदा हो रहा है जो बज़ाहिर तो सोशल मीडिया पर या बज़ाहिर जो मेन स्ट्रीम मीडियाज़ हैं उन पर डिस्कस नहीं किया जा रहा, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडियाज़ होते हैं इनको भी हर चीज़ कवर करने की इजाज़त नहीं होती। इसलिए बहुत से लोग ये समझते हैं कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया पर आ रहा है वही सच है। बहरहाल इनके दौरान एक ऐसा क्राइसिस पैदा हो रहा है वक्त के साथ साथ, जहाँ तुर्की और चाइना जैसी कंट्रीज अच्छा खासा फ़ायदा उठा रही हैं। और रिसेंटली सऊदी अरब का एक फाइटर एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। अब फाइटर एयरक्राफ्ट तो दुनिया में बाकी कंट्रीज़ के भी क्रैश होते हैं, लेकिन इस फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ बहुत सी पिछली कड़ियाँ ऐसी जुड़ती हैं जिसकी वजह से हम मुस्तकबिल में सऊदी अरब और अमेरिका के रिलेशंस पर बात कर सकते हैं। इस पर बात करते हैं, लेकिन अगर आप पहली दफ़ा चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो बेहतर लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। 28 अगस्त को सऊदी अरेबिया का एक पिनियावा टोर्नेडो एयरक्राफ्ट, ये बुनियादी तौर पर एक बॉम्बर एयरक्राफ्ट या इसे अटैक रोल के लिए यूज़ किया जाता है, ये क्रैश हो जाता है अब्दुल अजीज़ एयरबेस के नज़दीक। इसका जो क्रू है यानी कि दोनों पायलट्स वो बाहिफाजत निकलने में कामयाब रहते हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है। कोई जानी नुकसान नहीं होता और ना ही ऑन ग्राउंड कोई नुकसान होता है। लेकिन ये पिछले बहुत कम अरसे में तीसरा या चौथा क्रैश है। ये यानी कि 28 अगस्त को एक टोर्नेडो एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ। इससे पहले 26 या 27 जुलाई 2023 को सऊदी अरब का एक F-15 एयरक्राफ्ट जो कि अमेरिकन मेड है ये क्रैश हो जाता है। उसके बाद नवंबर 2022 में भी F-35 एयरक्राफ्ट क्रैश हो चुका है और उसके अलावा कुछ और अमेरिकन इक्विपमेंट्स में भी मसले मसाइल देखने को मिले। उसके अलावा सऊदी अरेबिया के कुछ ट्रेनर वगैरह भी क्रैश हुए, ऐसी रिपोर्ट्स मौजूद हैं। सऊदी अरब के पास इस वक्त एक बहुत बड़ी तादाद, उनकी जो टोटल एयरफोर्स है वो सारी की सारी वेस्टर्न ओरिजिन की है, यानी कि 250 से भी ज़्यादा F-15 एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। उसके अलावा ये जो टोर्नेडो एयरक्राफ्ट हैं ये भी आई थिंक 70 से ज़्यादा तादाद में मौजूद है। इनकी एग्जैक्ट अगर मैं नंबर सही ना बता रहा हूँ तो उसके लिए माजरत। लेकिन इस वक्त बुनियादी तौर पर सूरत हाल कुछ यूँ है कि कुछ ऐसे इकदाम किए गए सऊदी अरब की जानब से और कुछ ऐसे इकदाम किए गए अमेरिका की जानब से, जिससे दोनों कंट्रीज़ में बहुत ही ज़्यादा दरारें पड़ गई। जैसा कि सऊदी अरब ने ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात किए, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है और उसे सब लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन अगर अमेरिका के लिहाज से देखा जाए तो अमेरिका तो इसे अपने लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत समझता है, क्योंकि जिस ईरान के खिलाफ सऊदी अरब को लड़वाने के लिए उन्होंने इतना तैयार किया, आज वही सऊदी अरब चाइना के साथ मिलकर ईरान के साथ दोस्ती कर रहा है। और इससे जाहिर बात है पूरे का पूरा जो खित्ता है एशिया का, उस पर अच्छे असरात ही मुरतब होंगे। लेकिन अमेरिका के लिए ये बहुत बुरी चीज़ है। अमेरिका ने इससे पहले, अगर आपको याद हो, 2022 में उन्होंने बाकायदा ये ऐलान कर दिया था कि हम हौसी बागियों के खिलाफ सऊदी गवर्नमेंट को अब असला प्रोवाइड नहीं करेंगे। और सऊदी अरब के बारे में आप जानते हैं कि वो टोटल असला अमेरिका से ही लेते हैं। एज सच वो कोई अपना असला नहीं बनाते या अपना इक्विपमेंट वो अपने मुल्क में नहीं बनाते। इवन जो उनके पास फाइटर जेट्स और दूसरी मिलिट्री इक्विपमेंट है आर्मी का है, उनका टोटल मेंटेनेंस एंड उनकी रिपेयर जो होती है वो अमेरिकन टीम्स ही करती हैं। अब अमेरिकन टीम्स भी वापस चलेंगी 2022 में, तो ये जो जितने भी एयरक्राफ्ट हैं इनमें टेक्निकल मसले मसाइल आ रहे हैं। F-15 एयरक्राफ्ट के बारे में बताता चलूँ तो आज तक इस जहाज़ को कोई भी मुल्क जंग में नहीं गिरा सका। ये दुनिया का वाहिद वो एयरक्राफ्ट है और इसे इजराइल यूज़ करता है, जापान यूज़ करता है, बहुत से दूसरे कंट्रीज़ यूज़ करते हैं और इनका क्रैश रेट बहुत कम समझा जाता है और बहुत ही रिलायबल एयरक्राफ्ट समझा जाता है। लेकिन पिछले कुछ माह से 2 ऐसे जहाज़ सऊदी अरेबियन एयरफोर्स के क्रैश हो चुके हैं और दोनों में टेक्निकल फेलियर आया। दोस्तों, जो दोस्ती है अमेरिका और सऊदी अरेबिया की, ये 1945 से भी, उससे भी वैसे पहले पुरानी है, लेकिन 1945 में बाकायदा रूजवेल्ट उस वक्त सदर था अमेरिका का और उस दौर से बाकायदा इसकी पीक शुरू होती है। 1973 में ओपेक को लॉन्च किया गया, जिसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज कहा जाता है। ओपेक का सऊदी अरब बहुत अहम हिस्सा है क्योंकि ये तेल पैदा करने वाले कंट्रीज में से है। यहाँ आप सुनकर हैरान होंगे कि सऊदी अरब का दिफा कितना ज़्यादा अमेरिका पर मुनहसर है। तो 2017 से 2018 के दरमियान जब डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत थी, तो सऊदी अरब ने इन 2 से 3 सालों में $110 बिलियन के हथियार खरीदे अमेरिका से। और उसके अलावा जो टोटल मुआहदे उस वक्त हुए वो $386 बिलियन के थे, यानी कि 386 बिलियन अरब डॉलर में से उन्होंने $110 अरब के सिर्फ हथियार खरीदे थे। इससे आपको पता चलता है कि सऊदी अरब अपने दिफा के लिए अच्छा खासा कॉन्शियस भी था और ये अच्छी चीज़ भी है कि अपने दिफा को मजबूत रखना चाहिए। बिकॉज अगर आपकी कंट्री ही नहीं बचेगी तो फिर बाकी चीज़ों का कोई फ़ायदा है सच नहीं होता। क्योंकि सेम ऐसे हालात हम यमन में देख चुके हैं, शाम, इराक में आप देखें तो सिविल वॉर्स जारी हैं और वो कहने को गूगल पर एक मुल्क है, लेकिन उस मुल्क के अंदर भी मुख्तलिफ प्रॉक्सीज़ का कब्जा है। कहने को वो बाहर से एक मुल्क है लेकिन फिर भी वो एक मुल्क नहीं है। सो इस वजह से सऊदी अरब ये डरता था
कि हम कभी ऐसी सिचुएशन में ना फंस जाएं, क्योंकि इससे पहले सऊदी अरब में ऐसे कुछ वाक़यात करवाने की कोशिश की गई थी और तब तो ईरान भी खिलाफ था। तो सऊदी अरब ने बहुत बड़ी तादाद में वेपन्स खरीदे, $110 बिलियन। पाकिस्तान के पता नहीं कितने सालों का डिफेंस बजट इतना बनता है। खैर, तो यहाँ हालात बहुत ज़बरदस्त चल रहे थे, लेकिन 2018 में जमाल खाशोग्जी का कत्ल होता है। ये बहुत बड़े एक सऊदी अरेबियन जर्नलिस्ट थे। इनको तुर्किया में जो कौंसलेट है इस्तांबुल में, वहाँ कत्ल कर दिया जाता है। अब इस कत्ल का मुअम्मा बन गया। इसके पीछे कहीं कहा जा रहा था कि तुर्की पीछे है इसके कत्ल के, और कहीं कहा जा रहा था कि जो सऊदी क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, वो इस कत्ल का जिम्मेदार है। लेकिन 2021 में जब जो बाइडन की हुकूमत आती है तो अमेरिकन इंटेलिजेंस अदारे जो बाइडन को ये बताते हैं कि इस कत्ल के पीछे तो सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान है। उसके बाद हालात काफ़ी ख़राब हो जाते हैं। मामलात यहाँ तक टेंस नहीं होते, बल्कि जो बाइडन तो यहाँ तक कह देते हैं कि अब हम यमन वॉर में जो आपको एड दे रहे थे और यमन वॉर के लिए हमने अपने फ़ौजी आपके मुल्क में डिप्लॉय किए थे, अब वो भी आपको सर्व नहीं करेंगे ऐसे। मतलब फ़ौज रहेगी सऊदी अरब में, पलेगी सऊदी अरब के खर्चे पर, लेकिन अब हम आपके लिए यमन वॉर नहीं लड़ेंगे। फिर इसके मुकाबले में सऊदी अरब क्या करता है कि अगस्त 2023 में वो ऐलान कर देता है कि जो ऑयल प्रोडक्शन है, यानी कि तेल की पैदावार है, वो 9.05% कम कर रहे हैं। अब इससे हुआ क्या कि एक तरफ यूक्रेन रशिया वॉर जारी थी, उसकी वजह से पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन और हालात बहुत ख़राब थे। उसके साथ साथ सऊदी अरब ने बाकायदा ऑयल प्रोडक्शन कम कर दी, तो इससे अमेरिका को वक्ता पड़ गया। अमेरिका के लिए तो बड़ी परेशानी की बात थी और पूरे यूरोप के लिए भी, क्योंकि वहाँ के बहुत से पावर प्लांट्स और बहुत कुछ वो सऊदी और अरब कंट्रीज़ के तेल पर ही चलता है। अगस्त 2022 के बाद जब सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हुए, तो अमेरिका ने बाकायदा ये धमकी तक दी कि हम आप पर आम एम्बार्गो लगा देंगे, यानी कि आप किसी भी दुनिया के मुल्क से असला ही नहीं खरीद सकते। यानी कि यहाँ सऊदी अरब एक ऐसा बच्चा था जिसे शुरू से अमेरिका फीडर पिलाता रहा है। अब सऊदी अरब बड़ा भी हो गया, लेकिन उसे फीडर पीने की आदत है, और अब अमेरिका ने ये कहा कि हम आपको फीडर ही नहीं देंगे और ना ही किसी दूसरी दुकान से लेने देंगे। यानी कि जब असला पहले कभी खुद भी नहीं बनाया सऊदी अरब ने और अब उन पर आम एम्बार्गो लग जाता, तो सऊदी अरब एक सिटिंग डक बन जाता। इसके लिए सऊदी अरब ने हाथ पांव मारे। इसी दौरान उभर कर आते हैं चाइना और ईरान के साथ हालात अच्छे हुए, चाइना के साथ हालात अच्छे हुए हैं, और रिसेंटली तुर्की के साथ कई बिलियन डॉलर का ड्रोन सिस्टम खरीदने का मंसूबा इन्होंने तय किया है, जिसमें अकंजे ड्रोन और दूसरे मुख्तलिफ UCAV सऊदी अरेबिया खरीदेगा। सो ये कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स है और सऊदी अरब अब सीरियसली देख रहा है कि वो अपनी टोटल मिलिट्री की जो डिपेंडेंस है उसको किसी दूसरी कंट्री की तरफ शिफ्ट करे, और इस चीज़ से पाकिस्तान को भी फ़ायदा उठाना चाहिए। जैसा कि पाकिस्तान के पास ट्रेनर्स हैं, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एमुनिशन बनाती है और सऊदी अरब वगैरह वैसे ख़रीदते भी हैं, बहरहाल एक छोटे पैमाने पर ख़रीदते हैं, और ट्रेनिंग वगैरह ज़ाहिर बात है पाकिस्तान फोर्सेस के साथ होती है। तो जो अब एशियन कंट्रीज़ हैं इनको भी इस चीज़ से फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि अमेरिका के साथ जिस तरह के हालात चल रहे हैं, तो सऊदी अरब अब पूरी कोशिश करेगा कि उन पर इन्हिसार कम करके अपने नए जो दोस्त बने हैं इन पर इन्हिसार किया जाए। बहरहाल उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।